फिर कुछ ही दिनों बाद जब विक्रम का जन्मदिन आता है, तभी मंजू उसे एक सोने की चेन देती है। अरे वाह माँ जी, ये सोने की चेन तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? अरे दामाद जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सास होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको उपहार देना, और आप मेरे बेटे जैसे ही तो हो। शुक्रिया माँ जी, अपने जीवन में मुझे इतना अहम दर्जा देने के लिए। ये सब अभिनव देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में, अरे बेटा अभिनव, ये ले, ये केक खा ले, हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी बेकरी से मंगवाया है। मुझे नहीं खाना कोई केक वेक, आप जाइए, अपने दामाद को ही खिलाइए। वही आपका बेटा है ना, मैं तो आपका कुछ भी नहीं लगता। अरे ये तू क्या बोल रहा है बेटा? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? मुझे तो आपने कभी इतना महंगा तोहफा दिया भी नहीं, और अपने दामाद को बराबर दे दिया, वो भी एक सोने की चेन। अरे सोना कितना महंगा हो चुका है, कम से कम ये बात तो सोच लेती। अरे लेकिन इतनी सी बात के लिए गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तुझे भी तो मैंने कितने सारे तोहफे दिए हैं। रहने दो माँ, अब मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। घर में तो बस दीदी और जीजू ही आपके चहीते हैं। अरे वो लोग तो आपको पैसे भी नहीं देते, और उस हिसाब से देखा जाए तो आज जीजू को चेन आपने मेरे ही पैसे से दी है। अरे उन्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना, इस घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। उन दोनों की ये सारी बातें लावण्या सुन लेती है, और मंजू के साथ साथ उसे भी बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत बोल दिया अभिनव, भूल मत, तेरे पैसों के अलावा भी मुझे तेरे पापा की पेंशन भी आती है, और मैंने ये चेन उन्हीं पैसों से खरीदी है। और तू कोई नहीं होता ये सब कहने वाला कि वो लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। अरे वो मेरी बड़ी बेटी है, और आइंदा से उसके और उसके परिवार के बारे में कुछ भी बोला तो मैं सुनकर नहीं लूंगी। वही तो बात है ना माँ, हम तो आपके कोई नहीं लगते। और रही बात पापा की पेंशन के पैसों की, तो वो तो बस आप अपनी बेटी और दामाद के लिए ही खर्च करती हो। अरे आज तक एक रुपया भी हमारे लिए आपने खर्च किया है क्या? अभिनव, तमीज से बात कर। माँ अपने पैसे से कुछ भी करे, वो किसी से भी प्यार करे, तुझे उससे क्या? बदतमीज कहीं का। जब से इसकी शादी हुई है तब से इसके हाव भाव बदल गए हैं माँ। अरे हाव भाव तो आप लोगों के बदल रहे हैं, सच्चाई कहने पर तो हर किसी को मिर्ची लगती है। हद में रहकर बात कर अभिनव, भूल मत, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। फिर अभिनव गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर एक दिन जब सानिका अपने मायके चली जाती है, तभी, अरे वाह सानिका बेटा, अच्छा हुआ जो तू आ गई। कैसी हो माँ? और आप भाभी, आप कैसी हो? मेरे बिना तो आप बहुत खुश होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या तुम भी सानिका? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ये घर बड़ा सूना सूना लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई झगड़ा करने के लिए जो नहीं रहा। अरे आपसे और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ? अरे बस करो तुम दोनों, एक दूसरे की शक्ल देखने की शुरू हो गई। तू बता बेटा, तू कैसी है? और तेरे ससुराल वाले, वो लोग कैसे हैं? सब कुछ एकदम बढ़िया है माँ। अरे तुम तो बड़ा कह रही थी ना कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। अब बताओ, तुम्हारे ससुराल का इतने दिनों का सफर कैसे रहा? जो तुमने सोचा था वही हुआ ना, या फिर उसका उल्टा हो गया? अरे नहीं भाभी, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है। मैं तो वहां पर बहुत मजे में रह रही हूँ। बहुत अच्छा है मेरा ससुराल। क्या बात है बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन पता नहीं क्यों मालिनी, तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तुम थोड़ी सी उदास सी लग रही हो। देखो, अपनी भाभी से झूठ बोलने की कोशिश मत करो। ओफो भाभी, कहा ना मैंने कि मैं खुश हूँ। हद है यार। अरे क्या तू भी बहू, राशन पानी लेकर इस पर क्यों चढ़ जाती है? चल जा, अंदर जाकर नाश्ता बना इसके लिए, बेवकूफ कहीं की। हाँ हाँ, चाह रही हूँ, चिल्लाइए मत। फिर मालिनी रसोई में चली जाती है। सानिका बेटा, देख मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे के मन की बात झट से समझ जाती है।
और तेरा चेहरा देखकर मुझे भी वाकई में लग रहा है कि तू किसी बात को लेकर परेशान है। बता ना बेटा, क्या बात है? अरे नहीं माँ, सच में ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिर खा मेरी कसम। माँ, फिर सानिका भावुक हो जाती है और अपनी माँ को सारी परेशानी बता देती है। और उसकी बातें सुनकर भानुमति भी अब काफी हैरान हो जाती है। क्या? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लोग तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। वही तो माँ, धीरे धीरे सबके असली रंग उभर कर आ रहे हैं। वहां पर सिर्फ एक मेरा पति ही है जो मुझे समझ कर लेता है। अब मैं तुझसे क्या कहूँ बेटा, ये तो हर घर की पंचायत है। शादी के बाद लड़की का जीवन इसी तरह से बदल जाता है और यही तो जीवन की रीत है बेटा। इसीलिए कह रही हूँ, ये सब भूलकर तू सबके साथ मिलजुल कर रहे। यही एकमात्र उपाय है तेरे पास। अरे माँ, ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो उन्हें सब समझ कर लेती हूँ, लेकिन मेरी ननंद सास और नंदोई, इन्होंने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। देख बेटा, हर घर में बर्तन बचते ही है। अब यहाँ पर भी देख लेना, तू और तेरी भाभी और तेरा भाई, या फिर कभी कभी मैं और तेरे पापा, हम सब में झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं मिलेगा। और तेरा पति तो तेरे साथ ही है ना, तो तू चिंता क्यों कर रही है? लेकिन माँ, देख बेटा, तुझे धीरज रखना होगा। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन कर। इस तरह से भानुमति सानिका को समझाने लगती है। फिर वापस अपने ससुराल जाने के बाद सानिका देखती है कि अभिनव अब भी दुखी है। अब मुंह लटकाने से क्या होगा अभिनव? अगर तुम पहले से ही इसके लिए आवाज उठाते तो माँ जी तुम्हारी अच्छाई का फायदा नहीं उठाती। तुमने हमेशा चुप रहना ही सही समझा और ये सब कुछ उसी का नतीजा है जो हम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ सानिका, तुम सही कह रही हो। सारी गलती मेरी ही है, लेकिन मेरा दिल दीदी की तरह बिल्कुल नहीं है। दीदी और जीजू तो एकदम बेशर्म है, पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन इतना अच्छा बनकर भी क्या फायदा अभिनव, जब सामने वाले को उसकी कदर ही ना हो। ऐसे ही एक रोज जब सानिका बाजार के रास्ते से गुजर रही होती है, तभी वो लावण्या और विक्रम को एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर से निकलते हुए देख लेती है। अरे, ये तो दीदी और नंदोई जी है, लेकिन ये इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे? और इन दोनों में से एक ने भी माँ जी से आज पैसे भी नहीं मांगे। लगता है आज नंदोई जी ने खुद के पैसे ही निकाले हैं और उन्हीं पैसों से खाना खा रहे होंगे। इतने चालाक लोग हैं ये। घर पर तो 1 रुपया भी नहीं देते और अभी रेस्टोरेंट में खुद के जमा हुए पैसे उड़ा रहे हैं। खुद पर उड़ाने के लिए बराबर पैसे निकलते हैं इनके। फिर घर जाकर सानिका मंजू को छोले कुलचे खाते हुए देख लेती है। छोले कुलचे कैसे हैं माँ जी? बहुत ही स्वादिष्ट दामाद जी। अरे ये क्या नंदोई जी, आप और दीदी तो अभी एक महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाकर आए हो ना, तो आप लोगों को माँ जी के लिए भी वहीं से खाना लाना चाहिए था। तो फिर आपने ये ठेले वाले छोले कुलचे क्यों लाए हैं? ये तो गलत बात है ना। आपने अपने लिए बराबर खर्चा किया, लेकिन माँ जी के बारे में विचार तक नहीं किया आपने। सानिका की ये बातें सुनकर विक्रम और लावण्या थोड़े घबरा जाते हैं। ये निकम्मी सानिका भी ना, माँ को तो हमने बताया भी नहीं कि हम दोनों 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए थे, वो भी अपने ही पैसों से, और ये यहाँ पर हमारी वाट लगा रही है। चुप रहे बहू, मेरी बेटी और दामाद दोनों को पता है कि मुझे छोले कुलचे कितने पसंद है। इसीलिए उन्होंने महंगे रेस्टोरेंट का बेस्वाद खाना लाने की जगह ठेले वाले छोले कुलचे लेकर आए, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और तू अपनी टिप्पणी मत दे और हम लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश भी मत कर। पर माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि सानिका, मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाओ, और अगर तुम्हारा आग में घी डालने का काम हो गया हो तो जाओ, जाकर शाम के खाने की तैयारियां करो। मंजू अपनी बेटी की तरफदारी करके सानिका को चुप करा देती है और इस बात से सानिका का माथा गर्म हो जाता है।
पता नहीं समझते क्या है ये लोग खुद को। उम्र और रिश्ते में छोटी हूँ, इसीलिए सबका सुन कर लेती हूँ, वरना मैं तो सबकी बैंड बजा देती। दीदी और नंदोई जी तो माँ जी के साथ बस पैसों के खातिर ही अच्छे हैं, और उन्हें माँ जी की तो कुछ भी नहीं पड़ी। और ये बात आज मुझे साफ साफ पता चली है। लेकिन अब भगवान ही जाने कि ये बात माँ जी को कब समझ आएगी। दिन गुजरने लगते हैं और अब अभिनव और मंजू के बीच थोड़ी बातचीत भी होने लगती है। ये लो माँ, ये जुकाम की दवाई है, जरा अपना ध्यान रखा करो ना। शुक्रिया बेटा, अब ध्यान तो मैं रखती ही हूँ, लेकिन इस ठंड ने परेशान करके रखा है, और ऊपर से मेरे कमरे का हीटर भी ठीक से काम नहीं करता। फिर रात में माँ जैसी भी हो, लेकिन मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। दीदी और जीजू तो बस अपना स्वार्थ ही देखते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए नया हीटर जरूर खरीदूंगा। हाँ अभिनव, मैं भी तुम्हें अभी वही बोलने वाली थी। बाकी का गुस्सा अपनी जगह पर और माँ जी की सेहत अपनी जगह पर। एक जिम्मेदार बेटा और बहू का फर्ज निभाते हुए अभिनव और सानिका मंजू के लिए एक नया हीटर लाते हैं। शुक्रिया बेटा, अच्छा हुआ जो तू मेरे कमरे के लिए एक नया हीटर लेकर आ गया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये थोड़ा अलग हीटर है माँ, सानिका आपको समझा देगी कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है बेटा। वो नया हीटर विक्रम और लावण्या को भी बहुत पसंद आता है। लावण्या, वो नया हीटर एकदम अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है, और हमारे कमरे का हीटर तो एकदम खटारा हो गया है। तुम एक काम करो ना, माँ जी को जरा मस्का लगाओ और उनका नया हीटर अपने कमरे में रखवा लो, और हमारे कमरे का हीटर माँ जी को दे दो। हाँ विक्रम, मुझे भी नया वाला हीटर बहुत पसंद आया है। तुम फिक्र मत करो, माँ को अपनी बातों में फंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो जरूर मान जाएगी, और वो नया वाला हीटर हमें खुशी खुशी दे देगी। और ऐसे ही होता है। लावण्या मंजू के सामने थोड़ा बहुत नाटक करती है, जिसके बाद भावनाओं में बहकर मंजू अपने कमरे का नया वाला हीटर उसे दे देती है, और उसके कमरे का पुराना हीटर वो अपने कमरे में रख लेती है। और यही जानकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है। ये आपने क्या किया माँ? अरे वो नया हीटर मैंने आपके लिए लाया था, तो फिर आपने उसी दीदी को क्यों दे दिया? हाँ तो उसमें क्या हो गया? उनके कमरे में 3 लोग सोते हैं, और मैं तो यहाँ पर अकेली सोती हूँ, तो मुझसे ज्यादा हीटर की जरूरत उन लोगों को है। और लावण्या के कमरे का हीटर इतना भी खराब नहीं हुआ है, एकदम ठीक से चलता है, और जब तक ये काम कर रहा है तब तक मेरा कमरा भी गर्म रहेगा, और मुझे कोई परेशानी भी बिल्कुल नहीं होगी। पर माँ जी, आपकी उम्र हो चली है, और ऐसे में आपको ज्यादा ठंड लगती है, और उन लोगों के कमरे का हीटर इतना भी अच्छा नहीं है जितना ये नया वाला है। रहने दो सानिका, अरे इन्हें इनकी बेटी और दामाद के आगे कुछ भी नहीं दिखता। इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। अरे एक हीटर लगवाकर तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, पता नहीं क्या हो गया है तुझे। एक ही घर में रहकर लावण्या और दामाद जी से तू इतनी नफरत क्यों करने लगा है? हमें किसी से भी नफरत करने का शौक नहीं है माँ, हमें बस गुस्सा आ रहा है, और ये सब आपके द्वारा किए गए भेदभाव के कारण हो रहा है। जाने दीजिए, सुबह सुबह ये सब बातें निकालकर मुझे कोई कलेश नहीं करना है। इतना कहकर अभिनव वहां से चला जाता है। रोज रोज घर में होने वाली झगड़ों से परेशान होकर एक रोज सानिका अपनी पड़ोस की सहेली वंदना के पास जाती है, और वो उसे अपनी सारी परेशानियां बता देती है। हे भगवान, वैसे सच बताऊं सानिका, तो जो तेरा हाल है ना, मेरा भी ठीक वैसा ही हाल है बहन। अरे तेरी सास और ननद तो बस तुझे सुनाती रहती है, लेकिन मेरी सास तो मुझे मारने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखती, और ना ही वो मेरे बच्चे पर ध्यान देती है, बस उसे हुक्म चलाना आता है। क्या सच में? और नहीं तो क्या। अरे एक दिन तो हमारे बीच में इतने झगड़े हुए थे कि उसने तो मुझे खाना भी नहीं दिया। अरे तेरे घर में तो कितना कुछ हो रहा है, तेरा पति इसके बारे में कुछ बोलता नहीं क्या? वही तो बात है ना, वो तो अपनी माँ के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। सच बता रही हूँ,
बच्चा है इसीलिए मैं ये सब सहन करके लेती हूँ, लेकिन आज मेरा बेटा अगर नहीं होता ना तो मैं ये घर कब का छोड़कर चली गई होती। तभी वंदना और सानिका की नजर दरवाजे पर जाती है, जहाँ पर वंदना की सास कोकिला खड़ी होती है और उसने उनकी सारी बातें सुनी होती है। हे भगवान, बचा ले मुझे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब मिताली गुस्से में आकर पराग से बिना पूछे कार को बेच देती है और सुनार को पैसे देकर अपनी माँ के गहने वापस ले लेती है। और जब ये बात पराग को पता चलती है तभी वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मिताली, तुमने मेरी कार बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे निर्लज्ज लड़की, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तू? अपने पति की खुशियां तुझसे देखी नहीं जाती क्या? देखिए माँ जी, मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि मेरी माँ ने कार के पैसे कहाँ से लाए थे? इन गहनों को बेचकर। ये सारे उनके गहने हैं। अपने दामाद का मान सम्मान करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाने से पहले कुछ सोचा भी नहीं। अरे तो फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो तेरे माँ के गहने हैं। अब वैसे भी बुढ़ापे में कौन सा पहनकर घूमने वाली है वो, इसीलिए बेच दिए होंगे। अब चुपचाप ये गहने मुझे दे दो, क्योंकि इन पर मेरा हक है। ये माँ जी ने मेरे लिए ही इस्तेमाल किए थे, इसलिए अब तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। दिखाऊंगी मैं, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर मिताली अपने मायके चली जाती है और इंदु को उसके गहने वापस कर देती है। जब ये बात शैलेश और नयनतारा को पता चलती है तब वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। अरे माँ जी, आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास जमाए हुए काफी पैसे हैं। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला और इसीलिए तुम हीरालाल के बेटे की शादी में नहीं आ रही थी। इंदु, तुम्हें ये सब करने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। और नहीं तो क्या माँ, मैं तो आपको तभी बोलने वाली थी जब आपने पराग की फरमाइश के लिए हाँ कर दी, लेकिन मुझे लगा कि जाने दो। आपने हाँ की है इसका मतलब शायद होंगे आपके पास पैसे, लेकिन आपने तो अपने गहने बेच दिए माँ। और ये सारे गहने आपके शादी के पुश्तैनी गहने हैं। इनकी कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए भाव है माँ। और अच्छा ही हुआ जो मुझे सुनार से सब पता चला, वरना आप हमें कभी सच नहीं बताती। अरे चुप हो जा तू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ये आप क्या कह रही हो माँ? आप तो उल्टा मुझे ही डांट रही हो। अरे डांटू नहीं तो फिर क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? तूने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। अरे ऐसा कौन करता है? इतना भी किया तो वो हमारे दामाद जी है और उनकी खुशी का मान रखना हमारी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन माँ जी, जितना हो सकता है हमने उतना किया है ना। अब और क्या करे? अपना घर बार बेच दे क्या? हमने पहले ही उन्हें ज्यादा दहेज नहीं दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जाने दो। दामाद जी ने खुद के मुंह से कुछ मांगा है, इसीलिए दे देती हूँ। गहने तो मैं फिर से बनवा लेती, लेकिन अभी के लिए उनकी इच्छा पूरी करना ज्यादा जरूरी था। अरे क्या इच्छा माँ, ये तो बस उनकी नौटंकी है। ज्यादा दहेज ना मिला इसीलिए ऐसे वसूल रहे हैं। बहुत चालाक है मेरे ससुराल वाले। वो जो भी हो, लेकिन ये गहने अब मैं नहीं रखूंगी। आपको रखने ही पड़ेगा माँ, आपको मेरी कसम, क्योंकि इन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। ये लीजिए। फिर मिताली वो सारे गहने इंदु के हाथ में थमाती है और इंदु को उन्हें ना चाहकर भी रखना ही पड़ता है। अब ससुराल में लाजवती और पराग मिताली पर बहुत गुस्सा हुए होते हैं और इसीलिए लाजवती मिताली से बहुत ज्यादा काम करवाती है। देख मिताली, त्योहार शुरू होने वाले हैं, इसीलिए आज पूरे घर की सफाई कर दे, और वो भी एकदम अच्छे से। एक कचरा भी नहीं रहना चाहिए। मेरा घर एकदम टकाटक चमकना चाहिए। लेकिन माँ जी, मैं अकेली साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी, वो भी पूरे घर की? वो सब मुझे नहीं पता।
लेकिन घर की सफाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी। और हाँ, आज शाम को मेरी सहेलियां आ रही है, तो शाम का नाश्ता भी तुझे ही बनाना है और रात के खाने में भी अलग अलग पकवान बनाना। पर माँ जी, आपको तो पता है ना कि आज शाम मुझे बाहर जाना है। मेरी सहेली के पति का जन्मदिन है और उसने तो हम सबको बुलाया है। अरे बेशरम लड़की, तेरी सहेली के पति का जन्मदिन जरूरी है या फिर तेरी सास ने कहा हुआ काम? दुनियादारी छोड़ के अपनी घर गृहस्थी संभाल। तुझसे और कुछ तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि तेरी कोई हैसियत नहीं है हमें कुछ भी देने की। अब कम से कम अपना बहू का फर्ज ही निभा दे। देखिए माँ जी, आप मुझसे रिश्ते और उम्र में दोनों में बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे मुझे कुछ भी कहती रहो और मैं आपका सब सुनती ही रहूं। आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए चुप हूँ, वरना मैंने आज तक किसी का इतना सुनकर नहीं लिया है। इसीलिए आप भी जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे चल चल, अब ज्यादा बकर बकर मत कर और अपने काम कर। बड़ी आई मुझे सुनाने वाली, एक लाफा दूंगी तो तेरे कान सूज जाएंगे। चल जा अब। लाजवती की बातें सुनकर मिताली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी शांत ही रहती है। मैंने कार बेच दी, इसीलिए ये दोनों मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा पति ऐसा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन, क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे क्या हुआ पराग, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मिताली, हमारा घर जिस जमीन पर है उस जमीन को किसी अमीर बिजनेसमैन ने खरीद लिया है। इसीलिए मकान मालिक ने कहा है कि 3 से 4 दिनों में घर को खाली कर दो, क्योंकि वो सारे घर को तोड़ने वाला है और अब हमें कहीं और जाना होगा। हे भगवान, लेकिन इतने कम समय में हमें घर कहाँ पे मिलेगा? आजकल तो हर जगह कितना ज्यादा किराए लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके पिताजी के घर में रहने जाते हैं। शैलेश भाई साहब का एक और घर है जो उन्होंने किराए पर दे रखा था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं रहता और ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए हम वहीं पर जाकर रहते हैं। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा, हम वहीं पर जा सकते हैं और वो घर तो हमारा ही घर है ना, इसीलिए पापा जी हमें वहां पर रहने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। ये बात तो है पराग, लेकिन हम जब वहां पर रहने जाएंगे तो हमें भी उतना ही किराया देना होगा जितना कि पहले वाले किराएदार देते थे। क्या? अरे भला ये क्या बात हुई? हम क्या कोई पराये लोग हैं क्या? और मेरा बेटा तेरे घर का दामाद है। अब जिस घर में अपनी बेटी रहती है उस घर का भी किराया लेंगे क्या शैलेश भाई साहब? हाँ तो उसमें क्या हुआ माँ? और हम वहां पर रहकर किराया नहीं देंगे तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि पापा को किराएदार मिल चुका है और ये बात मुझे उन्होंने पिछले हफ्ते ही बताई है। और वो नया किराएदार अगले महीने की 1 तारीख से वहां रहने भी वाला है। और जब अब हम वहां पर रहने जाएंगे तो पापा उस नए किराएदार को हमारे लिए मना कर देंगे, तो पापा का कितना नुकसान होगा ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज पराग, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे हाँ बाबा, मैं समझ गया। अब बात की बात बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें 3 से 4 दिनों में यहाँ का सामान वहां पर शिफ्ट करना है, बस सब सही से हो जाए। फिर पराग शैलेश से इस बारे में बात करता है और शैलेश भी उसे एक बार में ही हाँ कर देता है, जिसके बाद पराग, मिताली और लाजवती तीनों उस घर में रहने चले जाते हैं। फिर एक रोज जब मिताली पूरा दिन बाहर ही रहती है, तभी हेलो पापा जी, इस घर में तो गीजर ही नहीं है और तो और यहाँ पर गर्म भी बहुत होता है, तो बस एक एसी और गीजर का बंदोबस्त हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो मेरी सैलरी अभी तक हुई नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है दामाद जी, कोई बात नहीं, मैं नया एसी और गीजर भिजवा देता हूँ। मेरे दोस्त की ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके आदमी घर पर आकर लगा कर जाएंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद पापा जी, तुझसे ग्रेट हो। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, आप तो मेरे बेटे जैसे हो और आपका ख्याल रखना ही हमारा फर्ज है। अरे क्या पापा जी,
आप भी ना। फिर शाम में मिताली के आने से पहले ही घर में नया एसी और गीजर लग जाता है। अरे वाह, क्या बात है पराग, अचानक से ये नया गीजर और एसी ये सब तुमने लाया है? हाँ मिताली, इस घर में रहते हुए बहुत गर्म हो रहा था, इसीलिए मैंने लगवाया। और गीजर इसीलिए लगाया क्योंकि माँ को तो गर्म पानी से ही नहाने की आदत है। हमें भले ही कैसे भी चल जाता है, लेकिन माँ को ठंडा पानी नहीं चलता। हाँ पराग, ये बात तो है। मिताली को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसे तो ये लगता है कि वो सब पराग ने ही लाया है। ऐसे ही अब 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। पापा जी, वो मैं इस महीने का किराया अगले महीने के किराए के साथ ही दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मैंने अपने पैसे उसे दे दिए। मुझे लगा कि इस वक्त उन पैसों की ज्यादा जरूरत उसे है। अरे ठीक है दामाद जी, और ये आपने बिल्कुल सही किया। किराया बाद में दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बेचारे दोस्त की मदद करके आपने बहुत अच्छा किया है। जी पापा जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी परिस्थिति समझ के ली। अरे नहीं दामाद जी, इसमें शुक्रिया कहने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन पराग की इस हरकत पे मिताली को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो लग रहा है कि पराग झूठ बोल रहा है। कल से ये कहीं गया भी नहीं है, ऑफिस की भी छुट्टी लेकर बैठा है। अगर इसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ होता तो ये परेशान तो जरूर होता और उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाता। लेकिन ये महाशय तो यहाँ पर मस्त आराम फरमा रहा है। लेकिन अगले महीने अगर इसने किराया नहीं दिया तब तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि ये नाटक कर रहा है। और अगले महीने भी ठीक वैसे ही होता है। इस बार भी पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। और तभी, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है पराग? इस बार भी तुमने बहाना देकर पापा को किराया दिया ही नहीं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे नहीं मिताली, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा। मेरे पास वाकई में कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मैं किराया नहीं दे पा रहा, वरना मैं पापा जी को पैसे जरूर दे देता। और तुमने मुझे समझ क्या रखा है जो तुम मुझसे इस तरह से बात करती हो? वही तो। और वैसे भी दामाद जी से किराया लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें किराए देने के लिए राजी हुए हैं। शैलेश भाई साहब को थोड़ा तो समझना चाहिए ना। देखिए माँ जी, आप फिर से वही बात लेकर मत बैठिए। बात यहाँ पर रिश्ते की है ही नहीं। पापा की पेंशन, इस घर का किराया और भैया की पगार, इन्हीं सब से घर चलता है। अब वो लोग तो चुप है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग उनका फायदा उठाओ। अरे लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है तो तेरा आने जाने का खर्चा तो बच गया ना। तो फिर तू इतना गुस्से में तिलमिला क्यों रही है? हे भगवान, आपके तो मुंह लगना ही बेकार है माँ जी। मेरी माँ से तमीज से बात करो मिताली। जो मन में आए बोला मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। अरे मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, इसीलिए ये सारी बातें तुम अपनी माँ से ही कहो, मुझसे नहीं। आप दोनों तो बस मुझसे बदला ले रहे हो, क्योंकि मैंने वो कार बेच दी। हाँ, ले रहे हैं बदला। क्या कर लोगे तुम? इससे अच्छा वो कार बेचनी ही नहीं चाहिए थी ना। फिर आखिर क्यों बेची तुमने वो कार? देखो पराग, तुम मुझ पर इस तरह से आवाज चढ़ाकर बात नहीं कर सकते। मैं कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारा कुछ भी सुनकर लूंगी। पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ मैं। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखे। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गुस्से में पराग मिताली पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर नैनतारा आ जाती है। रुक जाइए नंदोई जी, आप मेरी ननद पर हाथ नहीं उठा सकते। भाभी आप? नैनतारा पराग की तरफ गुस्से से देखती है और उसे देखकर तीनों चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आंचल, तू यहाँ पर? हाँ झिलमिल दीदी, वो तेजेंद्र काका मुझे यहाँ पर लेकर आए। झिलमिल बहू,
आंचल भी मेरी बेटी के समान है, और जब बेटी माना ही है तो पिता का फर्ज निभाने में कैसे पीछे हट सकता हूँ। अब से आंचल हमारे साथ ही रहेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया। आओ बेटा, अंदर आओ। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झिलमिल बिटिया, धन्यवाद कहकर मुझे पराया महसूस मत करा। तुम दोनों तो मेरी ही बेटियां हो। अब आंचल उसी घर में रहने लगती है। फिर रात में झिलमिल अपने पिता की तस्वीर देखकर रोने लगती है। तभी विवेक उसे सांत्वना देता है। झिलमिल, रो मत यार, मैं हूं ना। तुम्हारे पापा की यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, और हमारी शादी होने के बाद ही उनका देहांत हुआ। उनकी ये इच्छा अधूरी नहीं रही, पूरी हो गई है। हाँ विवेक जी, वो तो है। और वैसे भी झिलमिल, तुम्हारे पापा भले ही इस दुनिया को छोड़कर गए हो, लेकिन उनका आशीर्वाद और प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, है ना? हाँ विवेक जी, आप सही कह रहे हैं। पापा मेरे साथ ही है। विवेक जिस तरह से उसका ख्याल रखता है, यह देख झिलमिल को बहुत अच्छा लगता है। फिर 2 दिन बाद अचानक से जब विवेक सुबह उठता है, तभी वो सब कुछ देख पाता है। अरे ये क्या? मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये तो चमत्कार ही हो गया। अरे वाह, मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ। विवेक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा था। मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटने के 50% चांसेस है, और आज वो सच हो गया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब मैं सबसे पहले जाकर अपनी झिलमिल को देखूंगा। झिलमिल, झिलमिल। फिर विवेक झिलमिल से मिलने जाता है, और तभी उसे आंचल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे झिलमिल समझ बैठता है। झिलमिल, देखो झिलमिल, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ झिलमिल, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा सुंदर हो। लेकिन मैं झिलमिल। तभी वहां पर उसके माता पिता आते हैं। माँ पापा, देखो ना, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। इतना कहकर विवेक आंचल को गले से लगाता है, और यह देखकर तेजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। विवेक, तुम जिसे झिलमिल समझ रहे हो वो झिलमिल है ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी छोटी बहन यानी तुम्हारी साली आंचल है। ये है झिलमिल। क्या? हाँ विवेक जी, मैं हूँ आपकी पत्नी झिलमिल। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? अरे तुम तो कितनी बदसूरत हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत सुंदर होगी, बिल्कुल अपनी बहन आंचल की तरह, लेकिन तुम तो 1% भी अपनी बहन की तरह नहीं दिखती। पापा, यह आपने किस लड़की से मेरी शादी करा दी? मेरे अंधे होने का आपने फायदा उठाया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पापा। शांत रहो विवेक। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, कल तक तो तुम झिलमिल से बेशुमार प्यार करते थे, और आज जब तुमने इसकी शक्ल देख ली तो अब तुम्हें इससे नफरत होने लगी है। हाँ हाँ पापा, क्योंकि मैं एक काली लड़की के साथ नहीं रह सकता। बस कीजिए जीजू, मेरी दीदी काली जरूर है, लेकिन भूलिए मत, इसी काली लड़की से आप दिल लगा बैठे हो, और इसी काली लड़की के साथ इतने दिनों से आप बातचीत कर रहे थे, और इसी से आपको इतना प्यार हुआ है। और प्यार तो मन से होता है, तो फिर उसके रंग को देखकर आपका प्यार फीका कैसे पड़ गया? विवेक जी, मुझे तो ये लगा था कि आपको मेरे काले रंग के बारे में पहले से पता है, लेकिन आपको नहीं पता था, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको ये रिश्ता नहीं निभाना तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं झिलमिल, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बहू हो और विवेक की धर्म पत्नी हो। तुम्हारी जगह यही इसी घर में है। और विवेक, तुमने इसके साथ फेरे लिए हैं,
और अब तुम इसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। तुम्हें ये शादी निभानी ही होगी। हाँ विवेक, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अपनी घटिया सोच को बदलो। प्यार किसी रूप और रंग से नहीं होता, बल्कि मन से होता है। ठीक है माँ पापा, अब जब इस रिश्ते में मैं बंध ही चुका हूँ तो मैं इसकी लाइफ खराब नहीं करूंगा। मैं इसके साथ ये शादी जरूर निभाऊंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। दैट्स इट। बाकी मेरा ये शादी निभाने का कोई मन नहीं है। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। उस दिन झिलमिल बहुत रोती है। अब जब जब वो विवेक के पास आने की कोशिश करती है, वो झिलमिल को इग्नोर करता है। विवेक जी, आपके लिए कोल्ड कॉफी बना दूं? नहीं झिलमिल, मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। और विवेक जी, विवेक वहां से चला जाता है। इतनी बदनसीब हूं मैं, सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा काला होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। विवेक अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है। और ऐसे ही एक सुबह, आंचल, तुम कॉलेज जा रही हो ना? चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीजू, पहले ही बहुत कुछ हो गया है, और इस हालात में अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो ये देखकर दीदी को और बुरा लगेगा। उस दिन भी आपने मुझे दीदी समझ लिया था, तब भी दीदी को बहुत बुरा लगा था। आई नो आंचल, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हारे दीदी को छोड़ दिया है। हूं ना उसके साथ। और सॉरी अगर तुम्हें मेरी कई बात कोई बुरी लगी हो तो, लेकिन तुम अब मेरी साली हो और अब तुम भी एक प्रकार से मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है जीजू। अब विवेक आंचल को हर रोज कॉलेज छोड़ने जाता है और शाम को आते समय उसे घर लेकर आता है। फिर एक शाम वो दोनों हंसते गपियाते हुए घर लौटते हैं, और ये देखकर झिलमिल के मन पर बहुत ठेस लगती है। हाँ जीजू, मैं तो आज के बाद उस कैफे में कभी नहीं जाऊंगी। क्या हंसाया उस आदमी ने। हाँ चल, सीरियसली। ये दोनों कितने करीब आते जा रहे हैं। आएंगे भी क्यों नहीं। विवेक जी को अपनी काली बेबी से ज्यादा गोरी साली चू पसंद है। सच में मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। फिर एक रात जब झिलमिल की आँख खुलती है, तभी वह देखती है कि विवेक कमरे में है ही नहीं। ये क्या, ये विवेक जी कहाँ पर चले गए। फिर जब झिलमिल बालकनी में जाती है, तभी वो विवेक और आंचल को गार्डन में बैठकर बातें करते हुए देख लेती है, और उन्हें ऐसे साथ में देखकर उसे बहुत दुख होता है। गुजरते समय के साथ साथ अब विवेक और आंचल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है, तभी सदा सुखी रहो बच्चों, ये लो प्रसाद। भगवान करे कि तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मांतर तक कायम रहे। क्या? अरे ये आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? ये दोनों शादीशुदा जोड़ा नहीं है। विवेक जी की पत्नी मैं हूँ। आप इन्हें और मुझे आशीर्वाद दीजिए, और प्रसाद भी। अच्छा, मुझे माफ करना बिटिया। मुझे लगा कि ये तुम्हारी बहन और विवेक ही पति पत्नी है। झिलमिल से अब आंचल और विवेक का साथ रहना देखा नहीं जाता। फिर एक रात आंचल की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। ओह गॉड आंचल, ये तुम्हें क्या हो गया अचानक से? जीजू, बस हल्का सा बुखार आया है। वो कल मैं बारिश में भीगी थी ना, इसीलिए। अरे बुखार चाहे हल्का हो या तेज, तुम्हारी तबीयत तो खराब हो ही गई ना, और अब ये और ज्यादा खराब हो। उससे पहले मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं जीजू, मैं दवाई खा लेती हूँ। मैंने घर आते समय मेडिकल से ले ली थी। नहीं आंचल, डॉक्टर की दवाई में और मेडिकल से लाई गई दवाई में बहुत फर्क होता है। आखिरकार विवेक अपनी ही मनमानी करता है और वो डॉक्टर को बुलाता है, और उसे आंचल का इतना ख्याल रखते हुए देखकर
झिलमिल को बहुत जलन होती है। फिर वो अगले दिन अपनी सास मालविका के पास जाकर कहती है, माँ जी, अब एक आप ही हो जो विवेक जी को समझा सकती हो। आप तो देख ही रही हो ना माँ जी कि वो आंचल के साथ कितना करीब आने लगा है। जीजा साली तो दूर की बात है, वो दोनों तो दोस्त ही बन चुके हैं। प्लीज माँ जी, उन्हें समझाइए कि आंचल के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखे। मैं उनकी बीवी हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब जब मैं उन्हें आंचल के साथ देखती हूँ तब तब मुझे बहुत बुरा लगता है। झिलमिल बिटिया, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी विवेक को। फिर मालविका विवेक को समझाती है, लेकिन माँ, मैं और आंचल सिर्फ अच्छे दोस्त थे और आंचल की जगह पर और कोई भी होता ना तो मैं उसकी भी उतनी ही फिक्र करता। इसमें झिलमिल को इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं विवेक बेटा, तू ये बहुत गलत बोल रहा है। झिलमिल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और तू ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे कहाँ गया तेरा वो प्यार, कहाँ गई तेरी फिक्र? तू झिलमिल को कितना चाहता था और अब क्या हुआ? जब से तेरी आंखों की रोशनी लौट आई है तब से तू उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा है। जरा सोच, उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। अरे बस माँ, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मेरा और आंचल का कोई अफेयर चल रहा है। और आखिर झिलमिल को मेरे और आंचल के करीब आने से इतनी जलन क्यों हो रही है? देखो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। तो प्लीज उससे कहिए कि खुद भी चैन से जिए और दूसरों को भी जीने दे। पर विवेक, इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। मालविका के इतना समझाने पर भी विवेक पर उसका कोई असर नहीं होता। और एक दिन जब आंचल कॉलेज में टॉप करती है तभी उसी खुशी में विवेक उसे एक बड़ा सा गिफ्ट देता है। कांग्रेचुलेशंस आंचल, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और ये तुम डिजर्व करती थी। वेल डन आंचल। थैंक यू जीजू, लेकिन मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? खामखा परेशानी ली आपने। अरे इसमें कैसी परेशानी, ये तो बस एक मामूली चीज है। तुम बस खुश रहो और खूब तरक्की करो। और हाँ, अब जब तुम्हारी कॉलेज खत्म हो चुकी है तो तुम्हें तुम्हारे करियर के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जीजू। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर झिलमिल का माथा और गर्म हो जाता है। अब बहुत हो गया, अब मुझे सीधे आंचल के पास जाना ही होगा क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। फिर गुस्से में झिलमिल आंचल के कमरे में जाती है। अरे दीदी, अब खाली हाथ क्यों आई हो? मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया क्या? तुझे क्या लगता है आंचल, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? मैं सब समझती हूँ कि तुझे विवेक जी के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे दीदी, आप ये कैसे खिलौनी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजू और मैं तो केवल अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। झूठ, सारा सर झूठ बोल रही हो तुम आंचल। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, तू मेरे पति को अपना पति बनाना चाहती है ताकि तू इस अमीर घर की बहू बन जाए। तेरे कारण विवेक जी मुझसे नफरत करते हैं। अगर उस दिन उनके आंखों की रोशनी आने के बाद तू उन्हें नहीं दिखती तो वो तुझे झिलमिल नहीं समझ बैठते और जैसे तैसे मेरा स्वीकार ही कर लेते। साली होते हुए घरवाली बनने के सपने देख रही है तू, बेशरम कही की। अरे नहीं दीदी, ये आप क्या बोल रही है? मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप हो जा आंचल, तुझसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे अगर विवेक जी तुझसे बात कर रहे थे तो तू उनसे बात करना बंद कर लेती ना। लेकिन नहीं, तेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं कुछ नहीं जानती। अभी तेरी कॉलेज खत्म हो चुकी है तो तू अब दूसरे शहर चली जा और वहीं जाकर सेटल हो जा। किसी को बिना बताए चली जा, वरना
वरना मैं अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि तू अगर यहाँ पर रही तो विवेक जी मेरे कभी नहीं हो पाएंगे। क्या? लेकिन दीदी, मैं कहाँ पर जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन कल सुबह होने पर तू मुझे यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए, और आइंदा से मुझे अपनी ये शक्ल भी कभी मत दिखाना। अगर तू चाहती है कि मैं जिंदा रहूं और खुश रहूं, तो प्लीज यहाँ से चली जा। झिलमिल की इन बातों पर आंचल कुछ नहीं कह पाती, पर वो अपनी बहन की खुशी के लिए अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।